नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली मेट्रो के अंदर हर साल 300 से 500 सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए हैं। डीएमआरसी का साल 2020 से लेकर साल 2024 तक का डेटा बताता है कि 2020 में 479, 2021 में 432, 2022 में 503, 2023 में 337 और 2024 में 406 कैमरे ट्रेन के अंदर काम नहीं कर रहे थे। डीएमआरसी का कहना है कि सभी ट्रेनों को सेवा में शामिल किए जाने से पहले निरीक्षण से गुजरा जाता है। अगर कोई कैमरा खराब पाया जाता है तो उसकी मरम्मत होती है। यह वार्षिक संख्या है जो 24,000 सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के संदर्भ में बहुत ही कम है। यानी अधिकतर कैमरे हर दिन पूरी तरीके से काम करते हैं। सर्वे में शामिल 71 में से 60 महिलाओं ने मेट्रो में कभी न कभी उत्पीड़न का सामना करने की बात कही है। एनजीओ ने सिफारिश दी है कि सभी गेट और प्लेटफॉर्म पर सेंट्रलाइज हेल्पलाइन साइनेज लगें, फीडबैक सिस्टम भी बने। डीएमआरसी का कहना है कि 350 से अधिक ट्रेनों के बेड़े में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच हैं। ट्रेनों के अंदर 11,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर कोच में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बटन भी मौजूद है। आपको बता दें, बड़ी जो है खबर दिल्ली मेट्रो से आपको बता रहे हैं, जहां पर 300 से 400 कैमरे ख़राब पाए जाते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जल्दी हम जुड़ेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी से, और आपको बताते चलें कि दिल्ली मेट्रो की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर 300 से 400 जो सीसीटीवी कैमरे हैं ख़राब पाए गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब आरटीआई लगाई गई तो उसमें पाया गया 300 से 400 सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखो बड़ा गंभीर मसला है जो सुरक्षा को लेके आप दिल्ली को सारे दूसरे जो शहर है उससे ऊपर मानते हो कि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली बहुत सही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि यहाँ पे हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, कामकाजी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब कुछ है। किसी भी समय उनको निकलना होता है, चाहे मेट्रो पकड़े या कहीं पे जाते हैं। जब मेट्रो को बहुत ही अति सुरक्षित जब ये कहा गया है डीएमआरसी की तरफ से, और उसमें जब कैमरे आपने लगा दिए, क्या वो 100 पीस थे या सिर्फ कागजों में दिखाना थी कि आपने 500 या 1000 का जो है कैमरा लगा दिए गए? क्योंकि अभी 3-4 छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई है। सीलमपुर में अभी एक चाकू से जो वार हुआ था 3-4 दिन पहले, अगर आलोक आपको पता हो, तो वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब में हुआ था जी। अगर उस समय वो वहां का एक जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो बंद था, अगर वो चालू होता तो पूरी की पूरी वारदात उसमें कैद हो जाती, पुलिस को भी आसानी होती और वो जो आरोपी वो पकड़ में भी आ जाते हैं। इसी तरीके मुड़का में भी इसी तरह का मामला हुआ है, बदरपुर में भी ऐसा मामला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो मिडिल दिल्ली है उसमें, चाहे आप उसमें नई दिल्ली का ले लो, विश्वविद्यालय का ले लो या राजीव चौक, जो बड़े बड़े मेजर जो मेट्रो स्टेशन है जी, वहां तो ठीक ठाक, मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे कैमरे वगैरह बेकार है या काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब आप आउटर क्षेत्र में जाओगे, एनसीआर में जाओगे, जो दूर दराज के जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पे आलोक आपको कोई भी कैमरा वहां पे चालू हालत में आपको नहीं दिखाई देगा। अगर ये बात आप किसी मैनेजमेंट या किसी को कहो तो वो बना जाते हैं। और सबसे बड़ा पहलू ये है, मेट्रो के भीतर चाहे कर्मचारी वो भी ठेके पे हैं, सफाई वाले वो भी ठेके पे है, टिकट बेचने वाले वो भी ठेके पे हैं, इवन जो सुरक्षा कर्मी है वो भी सारे के सारे प्राइवेट हैं। और अब बात आ जाती है सीसीटीवी कैमरों की, वो भी किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगवाए गए हैं। तो जब सारा निजीकरण हो चुका है, जवाबदेही किसी की भी नहीं है। अगर कोई बड़ी वारदात अगर हो जाती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? सरकार पल्ला झाड़ लेगी, डीएमआरसी कह देगा हमने तो टेंडर दे दिया था और वो जाने हम जाने। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। और रमेश जी, बावजूद इसके डीएमआरसी लीपापोती कर रहा है कि जो महिला उत्पीड़न के केस हैं वो इन्हीं सीसीटीवी की वजह से फाइल हुए हैं। मैंने क्या कहा, यही बात मैं कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है और कोई लेना भी नहीं चाहता है। जब ये इतना निजीकरण किया जा रहा है, उसका खामियाजा कोई और नहीं भुगत रहा है, आप और हम जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, या हम भुगत रहे हैं या हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं वो भुगत रही हैं। अब जब इस तरह के जब मामले हो जाते हैं तो हम लोग थाने में जाते हैं। थाने में क्या कहा जाता है कि भाई इसमें तो दिल्ली क्या नाम डीएमआरसी दोषी है ही नहीं, उन्होंने तो कैमरा दूसरी कंपनी से लगवा दिए थे, कंपनी आएगी उससे बात करेंगे।
तो सुरक्षा का देखो लबोलुबाब यही है, जी। सुरक्षा पहलुओं से जुड़े हुए जितने भी विंग हैं जी उसमें निजीकरण वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जी। सीधे हुकूमत को अपने हाथ में लेने चाहिए। अगर हुकूमत भी अगर नहीं आती है जी। तो कोई ना कोई टुकड़ियां या कंपनियां या कोई भी जिम्मेदार एजेंसियां जो हैं, जी। जो जब कोई घटना हो जाए वो जिम्मा ले सके, तो ऐसे के हाथों में सौंपना चाहिए। इस तरीके से नहीं जब वारदात हो जाए जी। तो हाथ सीधे खड़े कर लो कि हमें नहीं पता है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि बड़ी लापरवाही डीएमआरसी की तरफ से आई है कि 400 से के करीब सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए हैं। हिंदी साहित्य के मशहूर कवि बृज शुक्ल घायल की स्मृति में पंचरत्न कवि सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के हिंदी भवन में हुआ। यह आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल एवं हिंदी एकेडमी दिल्ली के तत्वाधान से संपन्न हुआ, जिसमें कविता पठान का आयोजन किया गया, जहां जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया। डेली 24 भारत ने हास्य के मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या कहूँ, मुझे तो मिला नहीं। जिसे मिला है उससे पूछो। और जो मैं तो तरसते रह गए साहब, मुझे कभी मिल जाए नहीं मिल जाए। जिसको मिला है उसको मैं बधाई देता हूँ, और सबसे बड़ी बधाई प्रवीण शुक्ला को, जिन्होंने इस काम को, अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। गठन है जहां प्रत्येक कार्यकर्ता उसका मन से काम करता है, जुड़ के काम करता है। हमारे महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के कुशल नेतृत्व में, और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, इसमें श्री बृज शुक्ल घायल जी की पावन स्मृति में एक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। आज स्मृति सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने भागीदारी की है, और निस्संदेह प्रति वर्ष ये आयोजन होता है, और इतना अच्छा आयोजन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि स्वयं में है, और अपने पिता की स्मृति में वे ये कार्यक्रम करते हैं, और किसी एक साहित्यकार को, कवि को वे अर्थ पुष्प के साथ साथ सम्मान करते हैं उनका। क्या कहूँ, मुझे तो मिला नहीं। मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 35 में वार्ड का जायजा लेने आज हमारी टीम पहुंची तो देखा वहां पर सड़कों पर पानी भरा है, नालियां टूटी हैं, जगह जगह पर कचरा पड़ा है। हमारे रिपोर्टर ने वहां के निवासियों से बातचीत की तो पता चला कि वहां पर कचरा उठाने के समय पर गाड़ियां नहीं आती, उनकी मर्जी हो तो ही आती हैं। एक रोड ऐसी मिली जिस पर हमेशा पानी भरा रहता है। ये रोड फिल्मी रोड के नाम से जानी जाती है, लेकिन जितना ही नाम अच्छा है उतना ही हाल बुरा है। लोग पानी में घुसकर निकलने के लिए बेबस और मजबूर हैं। जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो पार्षद जो थे वह वर्तमान में विधायक हैं। विधायक से फ़ोन पर 2-3 बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन विधायक ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वार्ड की स्थिति बहुत दुर्लभ है। सरकार पर एमसीडी को विशेष तौर पर उसे वार्ड को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको बता दें, और इस तरीके से पानी भरा रहेगा तो सड़कों पर कचरा भरा रहेगा तो गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको बता दें, बहुत ख़राब हालत है मुंडका वार्ड की। नमस्कार, मैं खड़ा हूँ मुंडका विधानसभा में, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी करते हैं कि यहाँ पर क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा ओमकार नाम भैया। ओमकार जी, किस वार्ड से आप? मैं 35 नंबर वार्ड से। यहाँ पे कौन पार्षद है? अभी तो फिलहाल तो कोई पार्षद नहीं है। पार्षद जी थे वो गजेंद्र जी, वो एमएलए बन गए। अब सीट खाली है, अब चुनाव होगा। बिल्कुल, आपको जानकारी है इस बार अब चुनाव होने वाले, उपचुनाव? जी जी, पूरा जानकारी। तो मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पर इस वार्ड में साफ सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं? नहीं, कर्मचारी नहीं आते यहाँ पर, बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। अब देखो आप के सामने है ये, और ये कीचड़ निकाला हुआ है नालियों से, और ये ऐसे ही फिर वापस इसमें गिर जाएगा। कोई उठाने वाला नहीं है। कोई उठाने वाला नहीं है, यहाँ कर्मचारी आते नहीं साफ सफाई के लिए, उसी तरीके से बना रहता है। पार्षद जी जब पार्षद थे, उसके बाद जब से विधायक बने, तो क्या आपके क्षेत्र में आए? आते रहते हैं वैसे तो वो, लेकिन पार्षद में और एमएलए में फ़र्क होता है ना। एमएलए में तो बहुत बड़ा एरिया हो गया,
और पार्षद में तो सीमित एरिया होता है। क्या नाम भाई आपका? पवन वर्मा। पवन जी, हाँ जी। आपके वार्ड में साफ सफाई होती है नहीं? साफ सफाई क्या करते हैं, बस आके ऊपर ऊपर करके चले जाते हैं। साफ सफाई कुछ नहीं है, कहीं भी जाके देख लो आप। अभी उपचुनाव है, आपको जानकारी है? हाँ जी बिल्कुल है। इससे पहले मतलब एमसीडी में आपकी सरकार थी, फिर ये बीजेपी की, और फिर से तो अब इन दोनों सरकारों में आपको किस सरकार की बेहतर लगी, या फिर दोनों सरकारों में इसी तरीके की लोगों की परेशानी है? सरकार तो चाहे कोई भी आ ले, काम तो ऐसे ही करने हैं। पहले फिर भी ठीक था, अब तो ऐसा हो गया तो गदर मच रहा है। बीजेपी की सरकार जब से आया है तो गदर ही मचा हुआ है। साफ सफाई को लेकर बिल्कुल कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। कूड़े की गाड़ी आती है उठाने? कूड़े की भी आती है, हफ्ते भर में आती है, वो भी जब आती है इनकी। मैंने आगे देखा रोडों पे पानी भरा है, इस तरीके से बुरा हाल है, वहाँ पर जा ही नहीं सकता, ही नहीं सकता आदमी। 2 साल से ऐसा हाल कर रखा है, तो बुरा हाल हो रहा है। तो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो लोग निकलते होंगे तो इसी पानी में बारिश के निकलते हैं? ऐसे ही निकलते हैं। ना एमसीडी का और ना ही मतलब सरकार का कोई समर्थन नहीं नहीं हो रहा। अब वैसे रोड बनाने लगे हैं, ये पता नहीं कितने दिन में जाके बनेगा। रोड टूट जाती है, कब बनेगी, कितने दिनों में बनेगी, कोई नहीं पता। अब ये है ना, 2 फुट उठाया है, अभी तो ये देख लो नालियों का पानी इसके ऊपर आ लिया है। 2 फुट उठाने के बाद भी मकान सबके नीचे पड़ चुके हैं। 2 फुट रोड भी उठा दिया है, जब भी नालियों का पानी बाहर चलता है। पानी का कोई निकास नहीं है ना? कोई निकास नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, मैं खड़ा हूँ संवाददाता नीरज, आप अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुंडका वार्ड 35 का बुरा हाल है, जो नाली में पानी भरा हुआ है, जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और सड़कों पर जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि जब आपने विधायक से बात करी तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी आलोक जी, आपको बताना चाहेंगे कि हमने 2-3 बार, काफी बार फोन के माध्यम से विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी ने ना फोन किया, ना फोन रिसीव किया, ना उधर से कोई रिटर्न फोन आया। जी, तो नीरज, वहाँ पे लोगों की क्या इस टाइम स्थिति है, कितने परेशान हैं? जी आलोक जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि वहां पर जो फ्रेनी नामक एक रोड है, और उस रोड पर साल के 10 महीनों तक बारिश की तरह पानी भरा रहता है। लोग आने जाने में इतने परेशान हैं कि उनको उस रोड पर धंसकर निकलना पड़ता है। और जाकर बाहर अंदर मुंडिका वार्ड नंबर 35 में हम गए तो देखा कि गलियों में रोड पर कचरा रखा है। लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर गाड़ी कभी आती है, कभी नहीं आती, अपनी मर्जी से गाड़ी आती है। और जो वर्तमान में अभी जो एमएलए हैं, एमएलए साहब उससे पहले अपने पार्षद थे वार्ड 35 के, और जब से वो विधायक बने हैं वहां पे ना भ्रमण करने आते हैं, ना कोई सरकारी कर्मचारी इस चीज का उनका ध्यान देता है। और गंदगी इतनी ज्यादा है कि बीमारियां, मच्छर, बहुत सारी मतलब आपसे बताया जाए कि वार्ड 35 का बहुत बुरा हाल है। जी, तो नीरज, अभी एमसीडी के उपचुनाव भी हैं, तो अब ये वोट मांगने के लिए जो प्रत्याशी जमीन पर उतरेंगे, इस हालत को देखते हुए लोगों के मन में क्या है इस वक्त? लोगों का देखिए आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा, लोगों का यही कहना है कि हर बार चुनाव आते हैं, लोग वायदा करते हैं। और मुंडिका एक ऐसी विधानसभा है जहां से अब केंद्रीय मंत्री साहिब सिंह वर्मा के जो पुत्रा प्रवेश सिंह वर्मा जी, उनका वहां पर निज निवास भी है और उनका जन्मभूमि भी है। उसके बावजूद भी मुंडिका का इतना बुरा हाल है कि आप यदि मुंडिका होते हुए यदि आप हरियाणा के लिए जाते हैं तो इतना धूल मिट्टी है, वो रोड इतनी गंदी है कि शासन प्रशासन ने उसे उसी हाल पे छोड़ रखा है। तो नीरज, ये लोगों ने उसकी शिकायत अभी की है किसी से? हाँ, उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि से बोलते हैं तो जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम करा रहे हैं और इससे ऊपर तो वो नहीं जा पाए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि दिल्ली में समय का बड़ा अभाव रहता है, लोगों को जानकारी नहीं रहती है इतनी ज्यादा कि हम अपनी शिकायत कहाँ पर और किस जगह करें। जब आप लोगों के बीच पहुंचे तो क्या दर्द था लोगों के दिलों में? लोगों के दिलों में बड़ा दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था कि हम ऐसे वार्ड में निवास कर रहे हैं जहां पर दिल्ली सरकार का पार्षद होने, दिल्ली सरकार का विधायक, दिल्ली सरकार होने के बावजूद भी उस वार्ड में इतनी गंदगी है। तो अपना दर्द किससे कहें? कैमरे पे आप देख सकते हो, कैमरे पे उन्होंने अपना दर्द छलका और उन्होंने काफी रोष भी दिखाया। नीरज, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो हम मुटका वार्ड नंबर 35 का हाल आपको दिखा रहे थे, जहां पर जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है और पानी गलियों में भरा हुआ है, जिसके कारण गंभीर बीमारियां वहां पैदा हो रही हैं। दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि शहर में कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रदूषण का सही डेटा ही नहीं मिलेगा तो ग्रैब प्लान को कैसे लागू किया जाएगा। यह स्थिति तब है जब दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर होने से पहले उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन खराब पड़े हैं। अगर स्टेशन चालू नहीं रहेंगे तो अधिकारियों को ये पता ही नहीं चलेगा कि ग्रैब को कब लागू करना है। ये सुनवाई ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रीय राजधानी जहरीली हवा से जूझ रही थी। सोमवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 316 दर्ज किया गया। इसमें 28 मॉनिटरिंग स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बताई गई। जहां AQI 300 से ऊपर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को मापने का एक पैमाना है। 0 से 50 तक AQI अच्छा होता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब और 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर माना जाता है। दिल्ली में मार्शल 2 साल से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उनका वादा था कि बीजेपी को सत्ता में लाओ तो हम सभी मार्शल को 60 दिनों में नौकरी देंगे। लेकिन जब आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में है तो आज भी सभी मार्शलों की स्थिति दयनीय है। बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इन सभी मार्शल का कहना है कि जो सरकार हमें नौकरी नहीं दे पा रही है वो बिहार में युवाओं को क्या नौकरी देंगे। आप सभी सोच समझकर अपना वोट देना। हम सभी से बीजेपी ने कहा था कि सत्ता में आते ही आप सभी को स्थायी नौकरी देंगे, लेकिन आज तक अपनी मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। मैं राजघाट पावर हाउस से बोल रही हूँ। मैं बस मार्शल हूँ और ये सारे मेरे बहन भाई की बस मार्शल है। हम 2 साल से धरने पे बैठे हुए हैं और जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो बीजेपी ने हमसे वादा किया कि मेरे को जीत दिलवाओ और हम आप लोगों को 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे। आप ये देखिए कि हम लोगों की घर की दशा सबकी खराब हो चुकी है, इतने परेशान हो रहे हैं। बीजेपी हमें कोई आश्वासन नहीं दे रही और हम इतने परेशान हैं, क्या बहुत दिक्कत है। आप ये देखिए जो रोजगार हमें नहीं दे रहे 2 साल से, क्या आप यूपी और बिहार में अगर ये वादा करते हैं तो कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। इसलिए आपको सोच समझ के वोट करनी है, आपको देख के वोट करनी है। वो ऐसे व्यक्ति को वोट देनी है जो युवाओं को रोजगार दे सके, रोजगार युवाओं की बातें सुन सके, उनकी परेशानी को देख सके। कितने परेशान है हम लोग, ये हमें रोजगार नहीं दे रहे बीजेपी। अब आप लोग सोच समझ के वोट करना। ये सोचना कि एक बहन आपसे अपील कर रही है कि वोट देते वक्त रोजगार पे विशेष ध्यान देना। हम 2 साल से बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए कब से धरना चल रहा है, 2023 से धरना चल रहा है और ये देखिए आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हैं। ये देखो कि हम स्थायी नौकरी देंगे। आज तक मेरे को क्या किसी को भी नौकरी नहीं दी। 10,000 मार्शल, 972 मार्शल व्यक्ति सड़कों पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको जो वोट देनी है तो सोच समझ के देना, रोजगार पे वोट देना, वरना वोट मत देने जाना। मैं राजघाट पावर हाउस से बोल रही हूँ। जी हारून जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। शुक्रिया। हारून जी, मेरा सवाल आपसे यही है, जो मार्शल हैं 2 साल से धरने पर बैठे हैं, उनका ये आरोप है कि जो बीजेपी ने हमसे वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो मार्शलों को स्थायी नौकरी देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी तो ऐसे वादे करती है जो ना उठाए जाए ना रखे जाए। दिल्ली में वादे तो बहुत सारे किए थे। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा भी किया था, मार्शलों का वादा भी किया था। अब मार्शलों को तो पक्का तो बहुत बड़ी बात है, ये भर्ती आज तक वो बेचारे मार्शल दिल्ली में धरना रखकर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बीजेपी सरकार, रेखा सरकार दिल्ली में नाकामयाब सरकार है, नाकाम हो गई दिल्ली की सरकार। दिल्ली में रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर सकती, झूठ बोलने चला। भाजपा सरकार दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। होली दिवाली में इन्होंने महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया था, वो सिलेंडर पता नहीं इनका कहाँ चलेगा, वो सिलेंडर अब आज तक नहीं मिल रहा। दिल्ली की जनता को, महिलाओं को नहीं मिल रहा, 2500 रुपए नहीं मिल रहे। और मार्शलों को जो बात कर रहे हैं,
ऐसे दिल्ली की भाजपा सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए हजारों वादे किए थे। भाजपा सरकार जो है वो आप पूरे देश इसको देख रहा है। ये जो आज जो 15 करोड़ रुपए दिल्ली के जनता के खाते में नहीं आए, नरेंद्र मोदी सरकार हो या रेखा सरकार हो, जितनी भी इनकी सरकार है वो फैल सरकार है। ये झूठे वादे करते हैं, ऐसे ये बिहार में वादे कर रहे हैं। बिहार में भी दिल्ली में सरकार जो कह रहे हैं बिहार में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करने वाले नहीं है। आलोक जी, दिल्ली के अंदर जो है भाजपा सरकार जो आज गरीब पानी गंदे पानी पी रहा दिल्ली की जनता, दिल्ली में पानी साफ नहीं मिल रहा। दिल्ली में जो है अभी इन्होंने छठ पर ऐसे वो दिखा लोगों को, छठ का देखा कि दिल्ली में हमने नदी को उसको जमुना को साफ कर दिया। उस दिल्ली की जमुना का पता नहीं आज तक वो साफ कब तक होगी नहीं होगी। तो अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, कितनी संख्या है मार्शलों की जो ये अपनी मांग को उठाए हुए हैं? मेरे अंदर से जहां तक मुझे जानकारी है 10,000 लगभग दिल्ली के गरीब मार्शल है वो, जो दिल्ली केजरीवाल सरकार ने भर्ती किए थे और उन्होंने उनको निकाल दिया और उनसे चुनाव प्रचार में ये वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम आप लोगों को भर्ती करेंगे और परमानेंट करेंगे। ये सिर्फ ये उनके खोखले वादे थे, झूठे वादे थे। ये कोई ये दिल्ली में नाकामयाब सरकार है, लेकिन सरकार। अरुण जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, मार्शलों का बीजेपी पर आरोप है कि उन्होंने जो वादा किया था हमसे वो पूरा नहीं किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोगलपुरी इलाके में देर शाम ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या को अंजाम दे दिया गया है। हत्या क्यों की है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक देव शर्मा ऑटो ड्राइवर थे और बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई में बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या की है। फिलहाल हत्या के सभी आरोपी मौके से फरार हैं और थाना गोगलपुरी ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर हत्या के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों का अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके बीच कमाने वाला, परिवार देखने वाला एक पिता की हत्या कर दी गई है। पापा के साथ ये हुआ था जी कि मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पास फोन आया था कि तुम्हारे पापा का लड़ाई हो गया। तब अपने दोस्तों को भेजा मैंने आप जाके देखो, जब तक मैं आ रहा हूँ। जब तक मैं पहुँचा तो मेरे दोस्त मेरी मम्मी को ऑटो में बिठा के मेरे पापा को लेके आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं वहीं से सीधा हॉस्पिटल चलाया जाए। क्या पता चला क्या हुआ है? मतलब आपको मेरा ये पता देख रहे कि कोई कह रहा छुरी मारा है, कोई कह रहा ब्लेड मारा है, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई सुबह बता रहे हैं। क्या करते थे आपके पापा? क्या नाम था? देव शर्मा नाम है, ऑटो चलाते हैं। रहते कहाँ पर? भागरती का रहता हूँ जी। भागरती में कहाँ पर? लाल रोड पे रहता हूँ जी। फिलहाल किसी को दुश्मनी वगैरह की, किसी लड़ाई वगैरह? नहीं, दुश्मनी वगैरह की नहीं थी। कितने बजे की घटना है ये जी? 3 साढ़े 3 बजे के करीब। हाँ जी। अभी पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए सॉफ्टा इंडिया ने देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़ेक्टौर विकसित किया है। कंपनी के सीईओ सुनील कुमार सिंह ने नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में बताया कि 12 वर्षों के वैश्विक और राष्ट्रीय शोध के बाद तैयार ये प्लेटफॉर्म डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखकर बनाया गया है। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया गया है और जल्द ही इसके शुभारंभ की उम्मीद है। ज़ेक्टौर की सबसे बड़ी विशेषता इसका फेमिनाइन फायरवॉल सिस्टम और वीडियो डिटेक्शन लेयर तकनीक है, जो महिलाओं की गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करती है। प्लेटफॉर्म पर कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड या शेयर नहीं किया जा सकता और आपत्तिजनक कंटेंट को प्रसारित होने से पहले ही ब्लॉक किया जाता है। साथ ही ज़ेक्टौर का AI फॉर प्रोटेक्शन नॉट प्रेडिक्शन सिस्टम फेक न्यूज़, नफरत फैलाने वाली सामग्री और अनुचित पोस्ट को स्रोत स्तर पर ही रोकता है। यह प्लेटफॉर्म न केवल सुरक्षित है बल्कि उपयोगकर्ता की ऑनलाइन भलाई को भी प्राथमिकता देता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।